वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग भूकंप के बारे में देखेंगे। भूकंप, अर्थक्वेक, इसे अर्थक्वेक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी टिपिकल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि भूकंप क्या है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप सतह पर उत्पन्न होने वाला जो कंपन है उसे ही भूकंप कहा जाता है। तो पृथ्वी में जो अंतर्जात बल हैं, जैसे कि बहुत सारे चट्टानें हैं, वो जब टकराती हैं तो उनके टकराने के फलस्वरूप सतह पर एक कंपन उत्पन्न होता है, उसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, और इसके कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन आता है। इसके कारण क्या होता है? तो पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जो सतह पर कंपन उत्पन्न होता है उसी को ही भूकंप कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना, इसे अर्थक्वेक कहते हैं। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, और इसके कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन आता है। अब एक टर्म है भूकंप के स्रोत। भूकंप के स्रोत कहाँ कहाँ से? देखिए, भूकंप के दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष। एक है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो दिखाई पड़ता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने से दिखाई नहीं पड़ता। तो प्रत्यक्ष स्रोत में है ज्वालामुखी आधारित स्रोत और धरातलीय चट्टानें, और अप्रत्यक्ष स्रोत में है घनत्व पर आधारित स्रोत, दाब पर आधारित स्रोत, तापमान पर आधारित स्रोत, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य और भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत। तो हम लोग जनरली इसी भूकंपीय तरंगों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो भूकंप का मेन कारण है वो यही भूकंपीय तरंग है। अर्थात जो अर्थक्वेक में जो वेव उत्पन्न होता है वही इसका मेन स्रोत है, मेन कारण है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म है, उसे हम लोग देखें कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? अदृश्य है और अगम्य है। अर्थात जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो दिखाई नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ क्या है, वहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकता है। हम लोग अभी देखेंगे कि पृथ्वी के कौन कौन सी परतें हैं, जिसके अंतर्गत में ऊपरी मेंटल, क्रोड, जो अर्थ क्रस्ट है, वो सभी हैं। मनुष्य के द्वारा खनन तथा वेधन क्रियाओं से कुछ ही किलोमीटर तक आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होता है। तो मनुष्य ने अपने खनन तथा वेधन क्रियाओं से मात्र कुछ ही किलोमीटर तक आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो मनुष्य ने जब खनन किया और ज़मीन को बेधा, छेद किया, तो ज़्यादा उसे दिखाई नहीं दिया। कुछ ही किलोमीटर तक मनुष्य को कुछ ही किलोमीटर तक उसका आंतरिक भाग दिखाई दिया। गहराई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के नीचे जैसे ही गहराई में हम लोग बढ़ेंगे तो तापमान में क्या होती है? तेज़ी से वृद्धि होती है। तेज़ी से वृद्धि होती है, जिससे यंत्र में खराबी और खनन करना संभव नहीं है। तो जैसे ही तापमान में तेज़ी से वृद्धि होगा तो यंत्र खराब हो जाएगा और खनन जो करना वहाँ तक संभव नहीं हो पाता है। यंत्र खराब हो जाता है और खनन करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि धीरे धीरे तापमान जब अंदर की ओर बढ़ेगा तो वो पूरे जो औजार हैं, जितने सारे यंत्र हैं, उसको गला के ख़त्म कर देगा, और इंसान भी जो है वहाँ तक संभव नहीं है पहुँचना। अब बात की जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर।
पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर, लेकिन अब तक केवल 12 किलोमीटर तक गहराई ही आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में खुदाई की गई है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर, लेकिन मात्र अब तक 12 किलोमीटर तक गहराई ही आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में खुदाई की गई है। याद रखेंगे, सबसे अधिक खुदाई कहाँ तक की गई है? मात्र 12 किलोमीटर तक, जो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में की गई थी। पृथ्वी के धरातल का विन्यास कितना है? मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। तो पृथ्वी का जो धरातल है उसका जो विन्यास कैसे, जो पृथ्वी का धरातल कैसे बना है, वह मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं के कारण। तो भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी का जो अंदर का पार्टिकल है, अंदर का जो भाग है उसे भूगर्भ कहते हैं। तो उसके अंदर में प्लेटें टकराती हैं, बहुत सारी प्लेटों, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो उसी टकराने के कारण क्या होता है, यह जो पृथ्वी का धरातल है उसका निर्माण हुआ है। अब है कि भूदृश्यों के आकार में परिवर्तन किसके कारण आता है? तो बहिर्जात एवं अंतर्जात प्रक्रियाओं के कारण। बहिर्जात प्रक्रियाओं का मतलब होता है जो धरातल के ऊपर में प्रक्रियाएं होती हैं, और अंतर्जात का मतलब होता है जो धरातल के अंदर में होती है। तो भूदृश्यों के आकार में परिवर्तन क्यों आता है? जो पृथ्वी का आकार है, चाहे वो चट्टान बनता है, महासागर बनता है, नदियाँ बनती हैं, इन सब का मुख्य कारण है अंतर्जात और बहिर्जात बल, बहिर्जात प्रक्रियाएं, कि अंदर में जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो बाहर में प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं सभी के कारण भूदृश्यों के आकार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,757 किलोमीटर, 12,757 किलोमीटर। यदि 2 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 6,378, इतना के लगभग। तो यही पृथ्वी की त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना आएगा? व्यास को 2 से, व्यास जब इधर आएगा तो 2, तो यही व्यास में जब 2 से भाग देंगे तो लगभग 6,378 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या आएगी। अर्थात बात की जाए जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये जो पार्ट है ये है कितना? ये पृथ्वी का जो पार्ट है, ये पार्ट 6,378। अगर इसको लंबा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 12,757 किलोमीटर। अब एक टर्म आता है, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना और निरीक्षण करना संभव नहीं। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां, अंदर में जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, और उसको निरीक्षण करना भी संभव नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना और उसके बाद उसका निरीक्षण करना कतई संभव नहीं है। सिस्मोलॉजी क्या है? जिसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं वही सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहलाता है। अब है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इंटेंसिटी को। तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। याद रखेंगे। एक आइसोसिस्मल लाइन, समभूकंप रेखा, तो समान तीव्रता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल लाइन अर्थात समभूकंप रेखा कहते हैं। कि जब भूकंप की तीव्रता एक समान हो तो उन दोनों स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसे ही आइसोसिस्मल लाइन या समभूकंप रेखा कहते हैं। सहभूकंप रेखा किसे कहते हैं? तो एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा। तो जब एक समय पर जब तरंगे पहुंचती हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। तो दिमाग में नोट रखेंगे, समभूकंप रेखा और सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा किसे कहेंगे? एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को
मिलाने वाली रेखा को। लेकिन सम भूकंप अर्थात आइसोसिस्मल लाइन किसे कहेंगे, तो समान तीव्रता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। अब हम लोग देखते हैं भूकंप को मापने के लिए कुछ स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए कुछ स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के स्केल का प्रयोग करते हैं। पहला है रॉसी-फेरल, दूसरा है मार्केली स्केल और तीसरा है रिक्टर, जो रिक्टर स्केल जिसे रिचर स्केल कहते हैं। और भारत में इसी का प्रयोग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिचर स्केल। तो रॉसी-फेरल स्केल जो है, इसकी भूकंपीय तीव्रता मापने की इकाई है 1 से 11 तक। इसमें यूनिट कितना है, 1 से 11। अगर 1 है तो कम है और 11 है तो अति विनाशकारी है। तो ये बहुत कम जगहों पर प्रयोग होता है रॉसी-फेरल। तो रॉसी-फेरल स्केल भूकंपीय तीव्रता मापने की एक स्केल है, जिसमें 1 से लेकर 11 तक की इकाई रहती है। 1 सबसे कम और 11 सबसे अधिक। इसके बाद है मर्केली स्केल। देखिए, इस मर्केली स्केल का उपयोग केवल यूएसए में होता है। रॉसी-फेरल अब बंद हो चुका है। मर्केली स्केल की बात की जाए तो इसमें भूकंपीय तीव्रता को मापने की इकाई है 1 से 12 तक। कितना है, 1 से 12 तक। इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी खोज किसने किया था, मर्केली ने। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो इसका खोज किया था मर्केली ने, जो कि अमेरिका के हैं। और यह एक गुणात्मक स्केल है। गुणा के रूप में, 10 के गुणा के रूप में देता है। जैसे कि पहला हो गया 1, तो दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 100, चौथा हो जाएगा 1000। इस रूप में यह देता है। इसका उपयोग केवल यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि मर्केली स्केल का उपयोग कहाँ पे केवल होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि भारत सहित पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, और वह है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल सबसे इम्पोर्टेंट है। रिक्टर स्केल का खोज किया था 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। तो अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में इस रिचर स्केल या रिक्टर स्केल का खोज किया था। भूकंपीय तीव्रता की मापने की इकाई इसकी 0 से लेकर 9 तक है। कितना है, 0 से लेकर 9 तक। एक बात याद रखेंगे, बहुत लोग कहते हैं भूकंप की तीव्रता 11 आ गया। तो रिक्टर स्केल पर जब भूकंप की तीव्रता मापने की अंतिम इकाई है 9, तो फिर 11 भूकंप कहाँ से आएगा। जब 9 हो गया तो इसका मतलब है कि अति विनाशकारी भूकंप है, अति विनाशकारी है। तो 9 से ज़्यादा कभी भी वह रिक्टर स्केल पर दिखाएगा ही नहीं। 9 से ज़्यादा कभी भी रिक्टर स्केल पर यह दिखाएगा ही नहीं। यह एक मात्रात्मक या संख्यात्मक स्केल है। मात्रात्मक या संख्यात्मक का मतलब संख्या के रूप में देता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस रूप में। यह लॉग पर आधारित स्केल है। कैसा, लॉग, जो लोगारिथम होता है, लोगारिथम, जैसे पीएच स्केल कैसे मापते हैं लोगारिथम से, तो वही यह लॉग पर आधारित स्केल है। इसमें जो एक इकाई होती है दूसरी इकाई की अपेक्षा 10 गुनी प्रबल होती है। तो इसमें जो एक इकाई होती है दूसरी इकाई की अपेक्षा 10 गुनी प्रबल होती है। अर्थात पहला 1 तो दूसरा 10, तीसरा 100, चौथा 1000। इस रूप में यह बढ़ता है। देखिए, जब रिक्टर स्केल में 8 इकाई से अधिक दिखा रहा है भूकंप की मात्रा, तो वह अति विनाशकारी है। वैसे देखा जाए तो 6 से ज़्यादा यह विनाशकारी होता है, लेकिन 8 या 8 से अधिक तो वो तो काफ़ी अति विनाशकारी हो जाएगा, जिसमें इतना विनाश होगा कि कोई पता ही नहीं। लेकिन कम विनाशकारी कब होगा, 5 तक। रिक्टर स्केल में यदि 5 तक दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वह कम विनाशकारी है। इसका उपयोग पूरे विश्व में होता है, अर्थात यह भारत में भी इसका इस्तेमाल होता है।
भारत में भी, याद रखेंगे। तो एग्जाम में इसको लेकर एक बार पूछा भी गया है कि भारत में प्रयुक्त होने वाला जो भूकंप मापी यंत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिक्टर स्केल। अब देखिए, अब एक टर्म आता है फोकस। फोकस जिसे भूकंप का उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। तो फोकस अर्थात भूकंप का उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है, निर्माण होता है या फिर उत्पत्ति होती है। तो जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग आते हैं, भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है, उत्पत्ति होता है या निर्माण होता है, तो ये कहाँ पे है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखेंगे। यह कहाँ पे है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव होता है, तो उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो फोकस क्या है? फोकस जिसे उद्गम केंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वैसा बिंदु होता है जहां सबसे पहले भूकंपीय जो तरंग है उनका निर्माण होता है, या फिर जन्म होता है या फिर उत्पत्ति होता है। याद रखेंगे यहाँ पर पी, एस तथा एल तीनों तरंगें गुजरती हैं। तो तीन प्रकार की तरंगें होती हैं। पी तरंग जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, एस तरंग अर्थात सेकेंडरी वेव, और एल तरंग जिसे रिले वेव भी कहते हैं। लव वेव इसका नाम है, इसीलिए इसे नाम रखा गया है एल वेव, एल तरंग। अब आता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जिसे बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जिस धरातलीय बिंदु पर भूकंप का अनुभव होता है तो वहीं अधिकेंद्र कहलाता है। और यह फोकस के बिल्कुल लंबवत पर होता है, समकोण पर होता है, सीधे में होता है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का, पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है वही कहलाता है एपिसेंटर। और यह बिल्कुल जो है फोकस के लंबवत होता है, जैसे कि ये धरातल है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्पष्ट समझ सकते हैं इस चित्र में। जैसे कि इस चित्र में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी का भूगर्भ में आंतरिक भाग है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, इसका नाम है फोकस, यानी कि भूकंप का उद्गम केंद्र है। अब यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले इसके ठीक लंबवत समकोण पे यहाँ पे जो सबसे पहले झटका का अनुभव होगा, इसे ही कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो यह बिंदु है अधिकेंद्र, यह धरातल है। ये क्या है? तो धरातल है। तो समझ में आ गया होगा कि जिस बिंदु से, जहाँ पर सबसे पहले धरातल के आंतरिक भाग में भूकंप का झटका महसूस होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। लेकिन धरातल के सतह पर जिस बिंदु पर भूकंप का झटका अनुभव होता है सबसे पहले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। अब है कौन कौन से तरंग हैं। याद रखेंगे कि ये बिल्कुल लंबवत होता है और भूकंप का सर्वाधिक विनाश वाला क्षेत्र ही होता है, क्योंकि जहाँ पर अधिकेंद्र बनेगा सबसे ज़्यादा झटका वहीं पर लगेगा। याद रखेंगे, इसीलिए सबसे विनाश वाला क्षेत्र कौन होता है? तो अधिकेंद्र। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में जाने, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो तीन प्रकार के होते हैं, एक पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो पी तरंग जिसे प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसमें फोकस बिंदु पर सर्वप्रथम निर्माण होता है और अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग है। तो सबसे पहले फोकस पर यदि कोई किसी
तरंग का निर्माण होता है तो इसी प्राथमिक तरंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव, पी वेव, और यह अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले एपी सेंटर पर कौन सी तरंगे पहुंचती है, तो प्राइमरी वेव, और फोकस पर सबसे पहले यही शुरुआत होता है, पी वेव। ये इसकी गति, यह किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य प्रकार की। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधे गुजरता है, जैसे साउंड कैसे गुजरता है, सीधे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के माध्यम से। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब होता है विरलन और एक होता है सघन और विरलन। तो इसे बोलते हैं कंप्रेशन और इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो जैसे चलते हैं तो कभी कभी अणुएं सट जाती हैं और कहीं कहीं ज़्यादा दूर पे हो जाती हैं, तो जहाँ सटती हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं और जहाँ दूर पे रहती है उसे रेयरफैक्शन कहते हैं। फिर ये अणु अपने बगल वाले को धक्का देगी तो ये सभी अणु सट जाएंगे, यहाँ पे कंप्रेशन। तो इस तरह होके सीधे गुजरता है, स्ट्रेट वे में, सीधी रेखा में। और इसकी गति ध्वनि तरंगों के अनुसार होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य। इसका वेग सबसे ज़्यादा होता है 6 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकेंड और औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग होता है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचालित हो सकते हैं। तो प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों में संचालित हो सकते हैं, लेकिन इनका सर्वाधिक वेग किस में होता है, ठोस में। सर्वाधिक वेग इनका ठोस में होता है और उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। इनका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई, यानी 1 सेकेंड में जितना वेव डिस्टेंस तय करता है उसी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो जाहिर सी बात है जब तरंगदैर्ध्य कम होगा तो स्पीड इसका सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद आते हैं एस तरंग के बारे में। इसका ये जो तरंग है इसका निर्माण पी तरंग के बाद होता है, यानी कि जब सबसे पहले पी तरंग फोकस पर निर्मित होगा, इसके बाद एस तरंग का निर्माण होगा फोकस पे। सतह पर यह पी तरंग के बाद पहुंचता है। तो इस तरंग सतह पर पी तरंग के बाद पहुंचता है। इसे द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव। इसका वेग 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका वेग कितना होता है, 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और औसत वेग कितना होता है, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग होता है 5.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग है। कैसा है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है अपने माध्यम के सापेक्ष यह अप और डाउन चलता है, अप और डाउन। तो इसीलिए यह केवल किस में गमन करता है, ठोस में। यह इसका गति केवल ठोस में होता है। यह इसका जो तरंग की लंबाई है, तरंगदैर्ध्य है, पी तरंग से ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जब तरंगदैर्ध्य इसका पी तरंग से ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, पी से कम होगा। याद रखेंगे, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। पी और एस दोनों तरंगे जो हैं पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एल तरंग जिगजैग वे में आगे बढ़ते हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देते हुए, लेकिन जो एल तरंग है वो जिगजैग वे में इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से जिगजैग वे में। यहाँ पे देखिए, ये पी तरंग है, इसका तरंगदैर्ध्य कम है। ये एस तरंग है, इसका तरंगदैर्ध्य जो है पी से ज़्यादा है। और एल तरंग, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। अर्थात इसके बीच में देखिए कितना गैप है। तो जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा। इसके बीच में गैप कम है अर्थात स्पीड ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं कि तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से एक वेव गुजरा, तो इसका बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उसके बाद ऊपरी छोर और मैक्सिमम ऊपरी छोर के बीच की दूरी को भी हम लोग एक तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद एल तरंग की बात की जाए तो एल तरंग को सरफेस तरंग या लॉन्ग पीरियड
तरंग भी कहते हैं, इसको रिले वेव भी कहते हैं, आर तरंग भी कहते हैं। तो एल तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव अर्थात सतही तरंग कहते हैं। लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं, लंबी समय तक रहने वाली तरंग कहते हैं। रिले वेव कहते हैं या आर वेव कहते हैं। आर तरंग, एल तरंग सब एक ही है। इसका खोज एच.डी. लव ने किया था। किसने किया था? एच.डी. लव ने। ये कहाँ के है? अमेरिका के। अमेरिका के एक भूगोल शास्त्री थे एच.डी. लव। इन्हीं के नाम पर इसे एल तरंग या लव तरंग कहा जाता है। क्या? लव तरंग। पृथ्वी के धरातल पर इसका निर्माण इस तरंग के बाद होता है। तो इसका निर्माण पृथ्वी के धरातल पर सबसे अंत में होता है अर्थात एल तरंग के बाद होता है। इसका वेग सबसे कम होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। और धरातल पर जितनी सारे विनाश होती हैं इन्हीं तरंगों के कारण होता है। अर्थात सबसे विनाशकारी तरंग है कौन? एल तरंग। याद रखेंगे, सबसे विनाशकारी है। यह भी एक अनुप्रस्थ तरंग है अर्थात यह इस तरह से गुजरता है और अंत में, लेकिन इसका कोई गुजरने का कोई कहीं पे भी इसका एक जो भ्रंश बना सकता है किसी प्रकार से। तो यह भी एक अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग है। ये तरंग भी तीनों माध्यमों में गुजर सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो एल तरंग भी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और यह मात्र धरातल तक ही सीमित रहता है। तो एल तरंग धरातल तक ही सीमित रहता है, धरातल के बाहर नहीं जाता है धरातल के, लेकिन फिर भी यह सबसे खतरनाक तरंग होता है। तो एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो एल तरंग। हालांकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है छाया क्षेत्र। एक इम्पॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं शैडो एरिया, छाया क्षेत्र। तो पृथ्वी के भूगर्भ का एक ऐसा क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी से गुजरने के बाद भूकंप का पता लगाना संभव नहीं है। तो पृथ्वी के भूगर्भ का एक ऐसा क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी से गुजरने के बाद भूकंप का पता लगाना संभव नहीं है। भूकंप आने के दौरान भूकंपीय तरंगों का बाहर निकलना भूकंप के फोकस से गोलाकार रूप में निकलता है। तो याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगें उद्गम केंद्र से कैसे निकलती हैं? तो गोलाकार रूप में। अर्थात जैसे कि यह एक पृथ्वी है तो यहाँ से जब भूकंपीय तरंगें निकलेंगी तो इस तरह से होते हुए निकलेंगी, इस तरह से ये गोलाकार रूप में बाहर निकलती हैं, अर्थात एक रेंज बनाते हुए बाहर निकलती हैं। तो छाया क्षेत्र समझ में आ गया होगा। भूकंप का छाया क्षेत्र क्या है? तो पृथ्वी के भूगर्भ का एक ऐसा क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी से गुजरने के बाद भूकंप का पता लगाना संभव नहीं है। अब यहाँ पे इसे हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, ये छाया क्षेत्र क्या है। जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी का यह क्रोड है, यहाँ से भूकंप का उद्गम केंद्र है। जब भूकंप निकला तो यह गोलाकार बनाते हुए निकल रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले पी तरंग निकलेगा तो पी तरंग का किरण यहाँ पे निकल रहा है। हालांकि इस तरंग भी निकलता है, लेकिन क्रोड जो है, क्रोड क्या होता है? तो क्रोड ठोस होता है, क्रोड में लिक्विड भी होता है। तो क्रोड में जब लिक्विड भी होता है तो जाहिर सी बात है इसको पार नहीं कर पाएगा पी तरंग। पी तरंग पार नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरंग पार कर जाएगा। इस तरंग क्या करेगा? पार कर जाएगा। तो जब इस तरंगे पार कर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक छाया क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ पर एक छाया क्षेत्र बन जाएगा। तो इस तरंग का इसे छाया क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? इस तरंग का छाया क्षेत्र। क्यों? क्योंकि केवल इस तरंग ही इसको पार करेगा। तो जब पार करेगा तो सारे कुछ पार करेगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्रूड का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे
हल्का हल्का एस तरंग का एक छाया क्षेत्र बनेगा। तो 103 डिग्री एंगल तक यह जो है पी तरंगे आती है और 103 डिग्री तक इधर से भी आएंगी। तो 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच यह छाया क्षेत्र बनेगा। किसका छाया क्षेत्र? तो इस तरंग का छाया क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यहां पे इस तरंगों का अभाव रहेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि ये पी तरंगे निकल रही है, पी तरंगे इस तरंगे निकल रही है। क्योंकि इस तरंग चारों तरफ निकलती है, जिस तरह से पी तरंग चारों तरफ निकलती है। तो अगर ये भूकंप का उद्गम केंद्र है, ये पृथ्वी का क्रोड है, ये अर्थ है, तो यहाँ से जब भूकंपीय तरंगे निकलेंगी तो यह क्रोड को भी पार करेगी। तो जैसे ही क्रोड को पार करेगी तो क्रोड में इसकी डायरेक्शन, अब यह क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होने के कारण यह ज़्यादा पार मुड़ेगी नहीं, तो कुछ मुड़ाव होगा हल्का फुल्का। तो जैसे ही वह आएगा तो यहाँ पे इस तरंग और पी तरंग दोनों का छाया क्षेत्र बनेगा। ये तरंग पी तरंग का छाया क्षेत्र बन रहा है। अभी हमने बताया कि 103 डिग्री के बाद पी तरंग का छाया क्षेत्र यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरंग का छाया क्षेत्र बनेगा। तो ये जो पूरा इलाका है 142 डिग्री तक ये इस तरंगे हल्का हल्का आएंगी, 142 डिग्री तक इस तरंगे हल्का हल्का आएंगी। तो जिसलिए यहाँ पर पी तरंग का छाया क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? पी तरंग का छाया क्षेत्र बन रहा है। तो पी तरंग और ये जो छाया क्षेत्र बन रहा है 103 से 142 तक, ये पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच रही हैं। तो पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पे पी तरंगों का अभाव है, और यह जो किरण पथ है एस तरंगों का किरण पथ है। किसका? एस तरंग का। और यहाँ पी तरंग की प्राप्ति हो जा रही है। अब क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये जो पी तरंगे हैं, ये जो पी तरंगे हैं क्रोड को पार तो नहीं कर पाती हैं, क्रोड को पार नहीं कर पाती हैं। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि देखिए पी तरंगे जो हैं केवल ठोस, द्रव और गैस तीनों को पार कर जाएंगी। तो जब तीनों को पार कर जाती है तो स्पीड इसका कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका हल्का सा छाया क्षेत्र बनेगा। तो इसका डायरेक्शन जो है यह पूरी तरह से तो नहीं, हल्का इसमें मुड़ाव होगा, तो यह पी तरंगों का छाया क्षेत्र बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस तरंग का छाया क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि पी तरंगे तो आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ से पी तरंगे तो बन रही है, इस तरंग भी इधर ही आ रही है, क्योंकि इस तरंगे जो हैं वह केवल ठोस को पार कर पाती है। तो ठोस को जब पार करेगी तो ठोस को तो यहाँ पार करेगी, पूरी तरह से यह विलीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्रोड में लिक्विड भरा रहता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है। तो जब यह खत्म हो जाएगा तो यह पूरा तरह से अंधेरा क्षेत्र बनेगा। इसीलिए यह इस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, यह काफ़ी घना होता है, और यह जो होता है काफ़ी घना नहीं होता है। तो याद रखेंगे 103 से लेकर 142 डिग्री का क्षेत्र छाया क्षेत्र बनता है। अब यहाँ पे है कि प्राथमिक अर्थात पी भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी के तरल बाहरी क्रोड के द्वारा क्या होता है, तो अपवर्तन होता है, और यह 103 डिग्री से 142 डिग्री तक इसका पता लगाना असंभव है। तो जो प्राथमिक तरंग है वह पृथ्वी के तरल के बाहरी क्रोड पर इनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि उसमें घनत्व ज़्यादा है तो यह इनमें कुछ ना कुछ मुड़ाव हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुड़ गया है हल्का फुल्का, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और 103 डिग्री से 142 डिग्री तक यह इसका एक छाया क्षेत्र बनता है। तो वहाँ इसके तरंगों का पता लगाना असंभव है। द्वितीयक अर्थात जो इस तरंगे हैं वे बाहरी कोड से नहीं गुजर सकती, इसलिए इनका विस्तार 103 डिग्री तक ही है। तो यह बाहरी क्रोड को पार नहीं कर पाती है, इसलिए इनका विस्तार 103 डिग्री तक ही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसका छाया क्षेत्र बन रहा है। अब है कि भूकंप के उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, एक एक करके समझें। तो पहला है भ्रंशन, जिसे हम लोग फॉल्टिंग कहते हैं। भ्रंशन अर्थात फॉल्टिंग। तो भूगर्भिक शक्तियों के कारण पृथ्वी में तनाव आता है और संपीड़न आता है, तथा इसके कारण चट्टानों में दरार आता है, और इस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो
तो भूगर्भिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के अंदर में तनाव आता है और वे संपीड़न होते हैं अर्थात सिकुड़ जाते हैं, और इसके कारण चट्टानों में दरारें आ जाती है और इस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हिमालय, जितने सारे विश्व में बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ हैं, वे इसी भ्रंशन घाटी के भ्रंशन के परिणाम हैं। जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स, इन पर भूगर्भिक चट्टानें क्या हैं, संतुलित नहीं हैं, अर्थात ये जो क्षेत्र होते हैं ये सभी दुर्बल क्षेत्र कहे जाते हैं। तो दुर्बल क्षेत्र होते हैं जिसके कारण इनमें भ्रंश आता है और इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ की भूगर्भिक चट्टानें संतुलित नहीं हैं, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनो के कारण। तो जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, द्रवित मैग्मा निकलता है, उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। बेनी ऑफ जोन अर्थात दुर्बलता मंडल, हमने बताया भी है, स्टेथनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। तो बेनी ऑफ जोन का क्षेत्र जहाँ से द्रवित मैग्मा संवहनीय धाराओं के माध्यम से पृथ्वी के बाहर आते हैं और आने के बाद लावा का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया होती है जिसे ज्वालामुखी कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। जैसे जापान, ये सभी अभिसारी प्लेटों के टकराने के कारण, अभिसारी प्लेट का मतलब होता है सिकुड़ जाते हैं। इस तरह से एक प्लेट हो गया, दूसरी तरह से ये प्लेट, ये दोनों प्लेटें सिकुड़ कर जब अपने सामने आएंगी तो ये टकराव होगा। टकराव जब होगा तो एक प्लेट इधर की ओर घिसक जाएगा, तो जब घिसकेगा तो ये क्या होगा, ये लिक्विड में पहुंच जाएगा। अब ये प्लेटें आएंगी तो जब कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो ऊपर की ओर पहुंचता है छलक कर, तो यह जो मैग्मा है ऊपर की ओर छलक कर आएगा और जब वो पार्ट इसके बीच में जब भ्रंश पैदा होगा टकराने के बाद, तो वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, जिसको लावा कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस नली को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो बेनी ऑफ जोन कहते हैं जहाँ पे द्रवित मैग्मा निकलता है, तो वैसा क्षेत्र जहाँ बेनी ऑफ जोन का क्षेत्र जहाँ से द्रवित मैग्मा संवहनीय धाराओं के माध्यम से पृथ्वी के बाहर आते हैं और बाहर आकर लावा का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान जो है वह क्या है, ज्वालामुखी प्लेट से बना है या ज्वालामुखी क्रिया से बना है। वहाँ पे अभी सारी प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, अक्सर आते रहता है। तीसरा कारण है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण यही है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो धरातल के अंदर में प्लेटों के एक दूसरे की ओर आने या अभिसरण के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो धरातल के अंदर में जो प्लेट होते हैं एक दूसरे की ओर आते हैं, अर्थात अभिसरित होते हैं, और जिसके कारण वे टकराते हैं, और इस प्रकार टकराने के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने वाले अधिकतर भूकंपों का कारण क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी है। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जितने सारे भूकंप आते हैं उन सब का कारण है प्लेट विवर्तनिकी। चौथा कारण है, चौथा जो कारण है भूसंतुलन या समस्थि समायोजन। तो भूसंतुलन या समस्थि समायोजन, जिसे आइसोस्टेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी। और जो छठा कारण है वह है प्रत्यास्थ या पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ या पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी याद रखेंगे। हम लोग इस दोनों को देखते हैं। एक याद रखेंगे सुनामी, सुनामी TSUNAMI, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री भूकंप। तो सुनामी क्या है, समुद्री भूकंप है, अर्थात समुद्र में आने वाले जो भूकंप को सुनामी कहते हैं। 2004 में भारत में आया था, जो तमिलनाडु में पूरा भयंकर तबाही मचाया था। करीब इसमें 30 से 35 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों लोग घायल हो गए थे और न जाने कई आर्थिक क्षति हुई थी, उसका अंदाज़ा नहीं। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री भूकंप।
अब देखिए यहाँ पे भू संतुलन या फिर समस्थि समायोजन अर्थात आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी के स्थल मंडल का अपने स्थिति को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम लोग भू संतुलन या समस्थि समायोजन कहते हैं। तो पृथ्वी अपने स्थल मंडल को अपने स्थल मंडल की स्थिति को बनाए रखती है, उसी को ही हम लोग भू संतुलन या समस्थि समायोजन कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। जैसे कि एक पर्वत है बड़ा, इसके नीचे है एक छोटा सा पहाड़ी, इसके नीचे है मैदानी भाग और यह है समुंदर। अचानक से हवा आएगा, तूफान आएगा, अन्य कारणों से ये टूटेगा। टूटने के बाद यहाँ पे बिखरेगा, यहाँ पे कुछ जमा होगा, कुछ जमा होने के बाद ये नीचे आएगा, मैदान में जमा होगा, पानी के द्वारा बह के समुद्र में गिरेगा। तो धीरे धीरे यह स्थल यह ऊंचा होते चला जाएगा और यह स्थल बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह अपनी अवस्था को क्या करेगा, यानी पहाड़, मैदान, पठार वह बनाते रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं भू संतुलन या समस्थि समायोजन, आइसोस्टेसी। तो पृथ्वी के स्थल मंडल जब अपनी स्थिति को बनाए रखता है, उसी को भू संतुलन या समस्थि समायोजन कहते हैं। इसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके कारण भी क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके बाद भू संतुलन या समस्थि का अर्थ क्या है, इसको समझ लें। तो भू संतुलन या समस्थि का अर्थ है पृथ्वी की भूपर्पटी के सतही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के अनेक भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था। तो पृथ्वी के भूपर्पटी के सही उच्चावच के रूप में स्थित पर्वतों, पठारों और समुद्रों के उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर जो संतुलन बनाए रखने की अवस्था को ही भू संतुलन या समस्थि कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। अब है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर H.F. रीड ने 1906 ईस्वी में। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन किया था संयुक्त राज्य अमेरिका के एक भूगोल शास्त्री प्रोफेसर H.F. रीड ने 1906 ईस्वी में। इस सिद्धांत के अनुसार चट्टानें क्या होती हैं, तो रबड़ की भांति होती हैं, जिसमें दबाव सहन करने की क्षमता होती है। और जैसे ही चट्टानों पर अधिक दबाव आता है तो ये टूटना प्रारंभ कर देते हैं और इनमें विभाजन हो जाता है। और विभाजन के कारण ये चट्टान के जो चट्टान होते हैं, सैल होते हैं, उनके बीच दरार उत्पन्न हो जाते हैं और इन दरारों के ये दरारें दोनों ओर विपरीत दिशा में खिसकने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद इन दरार अर्थात भ्रंशन क्रिया के कारण चट्टानों में तनाव की समाप्ति हो जाती है और चट्टान जो होते हैं इनके दोनों खंड टूटने लगते हैं और अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग फिर से एक बार समझने का प्रयास करें। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो 1906 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोल शास्त्री प्रोफेसर H.F. रीड, उन्होंने कहा था कि जो चट्टानें होती हैं वे रबड़ की तरह होती हैं। जब इनमें दबाव सहन करने की क्षमता होती है, जब इन पर अधिक दबाव पड़ता है तो ये टूटने लगते हैं और इसके बाद इनमें विभाजन हो जाता है, ये टूटकर विभाजित हो जाते हैं। और जब ये विभाजित हो जाते हैं तो इनके सैल अर्थात चट्टानों के बीच दरार उत्पन्न हो जाता है और ये जो दरारें हैं दोनों ओर विपरीत दिशा में खिसकने लगते हैं। और जैसे ही भ्रंशन क्रिया से इनके चट्टानों में तनाव की समाप्ति होती है, जब दरार फैल जाते हैं तो तनाव की समाप्ति हो जाती है और जैसे ही तनाव की समाप्ति होगा तो ये चट्टानें, जो दोनों चट्टानें हैं दोनों तरफ के, ये दोनों टूटने लगते हैं और टूटने के बाद ये अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब आता है कि भूकंप के कितने प्रकार हैं। भूकंप के कितने प्रकार हैं, तो भूकंप के 3 प्रकार हैं। एक उत्पत्ति के आधार पे,
एक इसकी स्थिति के आधार पे और एक गहराई के आधार पे। तो भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर और गहराई के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक भूकंप और एक कृत्रिम भूकंप। तो एक प्राकृतिक भूकंप और एक कृत्रिम भूकंप। तो प्राकृतिक भूकंप की उत्पत्ति का कारण है प्रकृति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। प्राकृतिक भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो वह है प्रकृति। जैसे कि भ्रंश जनित भूकंप, ज्वालामुखी जनित भूकंप, आइसोस्टैटिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप। तो प्राकृतिक भूकंप के उदाहरण की बात की जाए तो जैसे भ्रंश दरार जिस भूकंप में उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी जनित भूकंप, तो ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न भूकंप, दरारों के कारण उत्पन्न भूकंप, आइसोस्टैटिक भूकंप, अपने स्थिति को बनाए रखने के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होता है, ये सभी प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कृत्रिम भूकंप। तो कृत्रिम भूकंप जो होता है इसकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पत्ति होता है। इसकी उत्पत्ति क्या है की होती है? मानवीय क्रियाओं के कारण। और यह अधिक क्षेत्र तक इसका प्रभाव नहीं रहता है, इसका प्रभाव अधिक क्षेत्र तक नहीं रहता है। जैसे कि बांध के द्वारा बांध निर्माण के कारण जो भूकंप आता है वह कृत्रिम भूकंप है। परमाणु विस्फोट जनित भूकंप, परमाणु विस्फोट के कारण जो भूकंप आता है वह भी कृत्रिम भूकंप है। खनन जनित भूकंप, जिसे नियात भूकंप भी कहते हैं, तो जब हम खनन करते हैं तो उसके कारण भी जो भूकंप आता है तो वह भी कैसा है? एक कृत्रिम भूकंप है। तो बांध जनित भूकंप, डैम बनाते हैं, परमाणु विस्फोट के कारण भूकंप, खनन जनित भूकंप जिसे नियात भूकंप कहते हैं, ये सभी मैन मेड अर्थात कृत्रिम भूकंप हैं। इसके बाद स्थिति के आधार पर भी 2 प्रकार के भूकंप आते हैं, एक स्थलीय और एक महासागरीय। तो स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के भूकंप? 2 प्रकार के, एक स्थलीय और एक महासागरीय। स्थलीय भूकंप और महासागरीय भूकंप। तो ये तो आसान है कि जो स्थल पे भूकंप आता है स्थलीय भूकंप, और महासागर में जो भूकंप आता है उसे महासागरीय भूकंप। अब गहराई के आधार पर भी 2 प्रकार के भूकंप आते हैं। गहराई के आधार पे जो है वह 3 प्रकार के भूकंप हैं। एक है कम गहराई वाले भूकंप। कम गहराई वाले भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति 50 किलोमीटर की गहराई से होती है, तो जब भूकंप की उत्पत्ति 50 किलोमीटर की गहराई से होती है उसे कम गहराई वाला भूकंप कहते हैं। और जब भूकंप की उत्पत्ति 50 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई से होती है उसे सामान्य गहराई वाला भूकंप कहते हैं। तो जब भूकंप की उत्पत्ति 50 किलोमीटर की गहराई से होती है उसे कम गहराई वाला भूकंप कहते हैं, लेकिन जब भूकंप की उत्पत्ति 50 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई से होती है उसे सामान्य गहराई वाला भूकंप कहते हैं। लेकिन जब भूकंप की उत्पत्ति 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई से होती है तो उसको अधिक गहराई वाला भूकंप कहते हैं। कितना? 250 से 700 के बीच यदि होगा गहराई से तो उसे अधिक गहराई वाला भूकंप कहते हैं। कोई भी भूकंप 700 या 720 किलोमीटर से अधिक की गहराई में उत्पन्न नहीं होती है। तो कोई भी जो भूकंप होता है 700 या 720 किलोमीटर की गहराई में अधिक उत्पन्न नहीं होता है। अब यहाँ पे है इसे हम लोग समझने का प्रयास करें। जैसे कि ये जो चित्र दिया गया है, एक और कारण है भूकंप का, देखिए बांध के निर्माण से। तो बांध के निर्माण जो होता है यह भूकंप का एक कृत्रिम कारण है।
भूकंप का एक कृत्रिम कारण है, अभी हमने बताया है। भारत में 1967 में भूकंप आया था, जिसके कारण कोयना बांध बनाया गया था, जिसके कारण भूकंप आया था। 1975 में कोलोरेडो नदी पर बांध बनाया गया था, जिसके कारण भूकंप आया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोरेडो नदी पर जब एक बांध बनाया गया था, तो उसके कारण 1975 में वहाँ पर भूकंप आया था। उसी प्रकार 1967 ईस्वी में भारत के महाराष्ट्र में कोयना नदी पर एक कोयना बांध बनाया गया था, जिसके कारण भूकंप आया था। इस बांध के कारण जो है जलाशयों में जल का दबाव बढ़ जाता है, जिससे जल चट्टानों पर दबाव डालते हैं और इसके बाद पृथ्वी के नीचे हलचल होने लगती है और भूकंप आता है। तो बांध बनाने से जलाशयों में जल का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जल जो होते हैं चट्टानों पर दबाव डालते हैं और पृथ्वी में हलचल होता है और भूकंप आ जाते हैं। अब यहाँ पे है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ये देखिए, एस तरंग है, एल तरंग है और पी तरंग है। यहाँ पे पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग और एल तरंग है। ये जो दिया गया है ये सीधी रेखा में गुजरता है अनुदैर्ध्य रूप में। यह है कॉम्प्रेशन अर्थात ज़्यादा घना है। यह है रेयरफैक्शन अर्थात कम घना। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन इस तरह से होते हुए सीधे गुजरता है पी तरंगे। जो इस तरंगे हैं, ये देखिए, ये केवल ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गुजर सकता है, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड जो है वो तीनों माध्यम में गुजरता है। इसीलिए पी तरंगे क्या हैं, वे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुजरेगा। इसके बाद है यह एस तरंग। एस तरंग केवल ठोस में गुजरता है, ठोस में। ये देखिए एक निश्चित वे में गुजर रहा है। और एल तरंग में यदि देखा जाए तो एल तरंग में गुजर तो रहा है इस तरह से, फिर जाके सीधा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसका मुड़ाव का आकृति निश्चित नहीं है, जिगजैग वे में किसी प्रकार से गुजर रहा है, इसीलिए यह खतरनाक होता है। अब इसको हम लोग समझें कि जैसे कि यह एक पृथ्वी का भूपर्पट्टी है, इसके अंदर में पृथ्वी का केंद्र है। इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक क्रोड जो ठोस होता है। आंतरिक क्रोड जो ठोस होता है, यह भूपर्पट्टी जो है यह लगभग 50 किलोमीटर, 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी जो है अर्थ क्रस्ट 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। उसके नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ऊपरी मेंटल। उसके नीचे को जो कहाँ पे रहता है, 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक, 50 से 250 किलोमीटर तक यह ऊपरी मेंटल रहता है। उसके नीचे आता है निचली मेंटल, जो 250 से लेकर 2900 किलोमीटर, जो कहाँ पे रहता है 250 से लेकर 700 तक, 250 से लेकर 700। इसके बाद यह जो रहता है निचली मेंटल 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। 700 से लेकर 2900, ये जो है यह बाहरी क्रोड है, बाहरी क्रोड है। यहाँ पे एक और छूट गया है 250 से 700। उसके बाद यह बाहरी क्रोड जो होता है, इसको बोलते हैं, यह 2900 से 5100 किलोमीटर तक का होता है। और सबसे अंदर में 5100 से लेकर 6378 किलोमीटर के बीच आंतरिक क्रोड रहता है, जो ठोस रहता है। और बाहरी क्रोड में क्या रहता है, तो द्रव रहता है। बाहरी क्रोड में क्या रहता है, द्रव रहता है। अब चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर, तो इसीलिए आंतरिक क्रोड जो ठोस होता है यह कितने अंदर में है, 6378 किलोमीटर अंदर में है। अब है स्थलीय भूकंप और सागरीय या महासागरीय भूकंप क्या है। तो यह जो स्थलीय भूकंप है आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है और इसका जो अधिक केंद्र होता है वह स्थल भाग पर होता है। तो स्थलीय भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है और इसका जो अधिक केंद्र होता है वह स्थल भाग पर होता है। जबकि समुद्री या जलीय भूकंप किसे कहते हैं, तो यह भी आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, लेकिन इसका जो अधिक केंद्र होता है वह समुद्री या जलीय सतह में होता है। अर्थात इसका सबसे पहले अनुभव कहाँ पे होगा, समुद्र में। और स्थलीय भूकंप का अनुभव सबसे पहले होगा स्थल पे। समुद्री भूकंप या महासागरीय भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है, जिसे सुनामी अर्थात महासागरीय लहर कहते हैं।
तो समुद्री भूकंप या महासागरीय भूकंप से सुनामी या महासागरीय लहरों की उत्पत्ति होती है, याद रखेंगे। अब है भूकंपों का वैश्विक वितरण। भूकंपों का वैश्विक वितरण, तो 3 क्षेत्र है भूकंपों के वैश्विक वितरण के रूप में। 3 जगह है जहां पे भूकंप आते हैं। भूकंपों का सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय पेटी। हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे कहाँ है प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय पेटी, इसके अंतर्गत प्रशांत महासागर का संपूर्ण भाग आता है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत प्रशांत महासागर का संपूर्ण भाग आता है। जो कामचटका पहाड़ी, रूस के पास है कामचटका पहाड़ी, वहाँ से लेकर न्यूजीलैंड तथा अलास्का से लेकर चिली की पहाड़ी तक, ये जो है प्रशांत महासागरीय पेटी है। तो कामचटका पहाड़ी से न्यूजीलैंड तथा अलास्का से लेकर चिली तक। विश्व के 63% भूकंप की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो विश्व में 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। विश्व के सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इसी कारण इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागरीय पेटी में आती है, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। एक बात याद रखेंगे कि सर्वाधिक भूकंप वाला देश है जापान, जबकि सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है इंडोनेशिया। तो जापान में विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विश्व में कहाँ उत्पन्न होती हैं? इंडोनेशिया में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी हम लोग देखें। जैसे भूकंप के दौरान रेडॉन गैस की प्रकृति में मात्रा बढ़ जाती है, रेडॉन गैस की उत्पत्ति होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर पूछा गया कि भूकंप के दौरान किस गैस की मात्रा प्रकृति में बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाती है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर इसकी घट जाती है। तो जितनी सारी भूकंपीय तरंगे हैं, जब अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगे तो इसका वेग बढ़ जाएगा, लेकिन जब कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगे तो इसका वेग घट जाएगा। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा पी तथा एस से तरंगे गुजरती है, जबकि केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। तो भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा 11,000 किलोमीटर की दूरी पर तथा पी तथा एस तरंगे गुजरती हैं। याद रखेंगे कितना तक? 11,000 किलोमीटर तक। इससे ज़्यादा भूकंपीय तरंगे नहीं गुजर सकती। लेकिन केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर ये एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगों में अपवर्तन होता है। एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगों में अपवर्तन होता है। इसी कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती, और इसी को हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं। तो 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक, तो 5,000 किलोमीटर से लेकर 11,000 किलोमीटर तक ही छाया क्षेत्र जो है तरंगे पहुंचती है। इसके बाद तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं और इसी को छाया क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र है। जैसे कि यह है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यह है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यह है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे जो हैं भूकंपीय क्षेत्र हैं, ये सभी इसको और डिटेल में यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए जैसे ये जो दिखाई दे रहा है,
जैसे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पूरे विश्व के 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विश्व के 3 भूकंपीय क्षेत्र अभी हमने बताया है। जैसे कि ये जो क्षेत्र है, ये सभी यही है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पे 63% भूकंप आता है। कितना? 63%। जैसे कि यहाँ पे है कामचाटका की पहाड़ी, यहाँ पे क्या है? कामचाटका है। तो कामचाटका की पहाड़ी से लेकर यह है न्यूजीलैंड, और इधर जो है यह है उत्तर अमेरिका का अलास्का, यहाँ से लेकर यह चिली है। तो ये सभी इलाके जो हैं ये सभी प्रशांत महासागरीय पेटी कहे जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा भूकंप का क्षेत्र है। दूसरा, ये जो एशिया और यूरोप है, इसमें भारत भी आता है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसमें भारत भी आता है। यह मध्य महाद्वीपीय पेटी है। 21% यहाँ पे भूकंप आता है। कितना? 21%, याद रखेंगे, 21%। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यह है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, जहाँ पे 16% भूकंप आता है। कितना? 16%, याद रखेंगे, 16% भूकंप आता है। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो यह मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से स्थित अटलांटिक महासागर में या अरेबियन सागर के अंत तक पहुँचता है। तो यहाँ पे देखिए, मध्य अटलांटिक पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत महाद्वीपीय मध्य भाग शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत, एशिया माइनर, हिमालय, ये सभी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत मध्य महाद्वीपीय मध्य भाग शामिल हैं, जिसमें भूकंप आते हैं। ये भूमध्य सागर, आल्प्स पर्वत, एशिया माइनर, हिमालय। इस पेटी में विश्व के कुल 21% भूकंप की उत्पत्ति होते हैं। कितना? विश्व के कुल भूकंप का 21%। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। इसके अंतर्गत अटलांटिक महासागर के मध्य भाग शामिल हैं, जहां पर अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई तथा अफ्रीकी प्लेट अपसरित होती हैं, और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति सबसे कम होती है। तो मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत अटलांटिक महासागर के मध्य भाग शामिल हैं, जहाँ अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेट एक दूसरे से अपसरित होती हैं, और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति सबसे कम मात्रा में होती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर जो है, ये देखिए है चैलेंजर डीप। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र है मैरियाना ट्रेंच, जो 11,000 मीटर के लगभग है, 11 किलोमीटर उसकी गहराई है। तो चैलेंजर डीप है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। और ये सभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा क्षेत्र है। यहाँ पे टोंगा ट्रेंच, पेरू चाइना है, मिडिल अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ट्रेंच है, कोलियन ट्रेंच है, उसके बाद बोनिन ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है। तो यहाँ पे टोंगा। तो ये सभी ट्रेंच हैं, अर्थात ये सभी इलाके हैं, भूकंप के ये सभी क्षेत्र हैं। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो ये सभी भूकंप के उद्गम के क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा भूकंप का क्षेत्र है। तो ये तो था हमारा भूकंप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।